of fiction, that how many types of fiction is there. We have already done 7. And the next is historic fiction. Historic fiction you must have heard when we were doing Victorian age. So हिस्टोरिक फिक्शन क्या होता है? हिस्टोरिक फिक्शन होता है लिटरेरी, ऐसा लिटरेरी ऑनर जिसमें कि पास्ट के किसी टाइम की बात की जाए, पास्ट के किसी टाइम में सेटिंग की जाए। बेसिकली सपोज मैं आज कोई नॉवल लिखूं और मैं उसको कहानी को बताऊं एलिजाबेथन टाइम पे, जहाँ एलिजाबेथन एज में जो ऑथर्स हैं उनके बारे में बता रही हूँ कि ठीक है, एक कैरेक्टर है जो विलियम शेक्सपियर से मिला, फिर उसने वेबस्टर से भी वो मिला, 7 यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में भी वो था। सो दैट विल बी हिस्टोरिक फिक्शन। बेसिकली हिस्टोरिक फिक्शन नॉवेल्स में होता है। वेट, ओके। सो हिस्टोरिक फिक्शन की हम बात कर रहे हैं। हिस्टोरिक फिक्शन बेसिकली नॉवेल्स में होता है, बट प्लेस में भी हिस्टोरिक फिक्शन हमें मिल सकता है, हिस्टोरिकल सेटिंग मिल सकती है। सो 15 सेंचुरी के आसपास के जो लोग हैं वो हिस्टोरिक फिक्शन लिखते थे, जैसे कि विलियम शेक्सपियर हैं। विलियम शेक्सपियर ने प्लेज लिखे हैं, तो उनके प्लेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम, ट्रेजेडीज, कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज। सो जितने भी हिस्टोरिकल प्लेज उनके हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रीवियस किंग की, किसी ना किसी प्रीवियस टाइम की सेटिंग होती है। जैसे कि अगर हम जूलियस सीजर की बात करें तो उन्होंने रोम के बारे में हमें बताया है कि किस तरह की रोम की जो हिस्ट्री थी, क्या क्या उधर हो रहा था, वहाँ के किंग्स एंड क्वींस, वहाँ का रहन सहन कैसा था। सो ये होते हैं हिस्टोरिकल फिक्शन। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजाओं और रानियों की बात करना ही हिस्टोरिक फिक्शन है। हिस्टोरिक फिक्शन कैन बी एनीथिंग जो अब के टाइम से पहले की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि शेक्सपियर ने हेनरी 7 के बारे में, एडवर्ड 1, 2 उन सब के बारे में प्लेज लिखे हैं, राइट। तो उन सब के प्लेज में हम देखते हैं कि कहीं उन सब प्लेज में हम कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल सेटिंग देखते हैं। गाइस टाइम से आ जाया करो, बार बार डिस्ट्रैक्शन होती है। ओके। सो जो प्लेज की बात हम कर रहे थे, उसके अलावा अगर नॉवेल्स की बात करें तो पहला जो हिस्टोरिक नॉवेल है, अगर हम देखें तो रोमांटिक पीरियड में शुरू हुआ था। सर वॉल्टर स्कॉट को माना जाता है। सर वॉल्टर स्कॉट ने सबसे पहले इस जॉनर को शुरू किया था। एंड वेवरली उनका जो है फर्स्ट हिस्टोरिक नॉवेल है। वेवरली उनका फर्स्ट हिस्टोरिक नॉवल है। उसके अलावा उन्होंने 27 अदर हिस्टोरिक नॉवेल्स लिखे हैं, जिसमें कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लोगों को दिया है कि अगर आपको एक हिस्टोरिक प्ले या उन्होंने तो नॉवल ही लिखे हैं, हिस्टोरिक नॉवल अगर आपको लिखना है तो उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए, किस तरह की सेटिंग होनी चाहिए, किस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। उन्हीं को फॉलो करते हुए जॉर्ज एलियट ने भी रमोला लिखा है, जो जिसको हम हिस्टोरिकल नॉवल कहते हैं। और जॉर्ज एलियट की ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, जहां वो कह रही है कि इट्स एन एक्सपेरिमेंट विद रिहैबिलिटेटिंग द हिस्टोरिक नॉवल, कि ये मेरा एक तरह से एक्सपेरिमेंट है, मैं पहली बार इस तरह का नॉवल लिख रही हूँ। एंड उन्होंने 15 सेंचुरी में इसकी सेटिंग की है, रोमांटिक एज में लिखते हुए, 17 सेंचुरी में लिखते हुए 200 साल पहले की सेटिंग की है। इट्स अ डीप स्टडी ऑफ लाइफ इन फ्लोरेंस। सो फ्लोरेंस जो सिटी है इटली में, उसकी कहानी है, वहाँ की सेटिंग है। और ये भी ऐसा भी कहा जाता है कि हिस्टोरिक नॉवल लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप फिक्शनल कहानियां कुछ भी लिखो, उसमें कैसी भी इमेजिनेशन डाल सकते हो, बट जब आप हिस्टोरिक नॉवल लिखते हो तो कहीं ना कहीं आपको उस टाइम के सिनेरियो की जानकारी होनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल, हम टीवी में बहुत सारे ऐसे सीरीज आते हैं जो आज के टाइम पे बनते हैं, बट उनकी सेटिंग 90s की होती है। तो उनको उस तरह का फैशन, उस तरह के कपड़े, उस तरह की बिल्डिंग्स को दिखाना पड़ता है। जैसे रिसेंटली मैंने एक
90s वाला सीरियल देखा था, जो बना तो अभी है बट उसकी सेटिंग 90s में थी, ठीक है। तो वो देखने से साफ साफ पता चल रहा था, जिस तरह के लड़कियों के हेयर स्टाइल थे, लोग कपड़े पहन रहे थे, जिस तरह के डायलॉग्स थे, जिस तरह की फैमिलीज में रिस्ट्रिक्शंस होती थी, वो सारी चीजें उन्होंने दिखाने की उसमें कोशिश की है। तो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। उस टाइम के बारे में वो लोग 200 साल पहले के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, हमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। सो दैट इज हिस्टोरिकल नॉवल। सो बेसिकली हमें इसमें याद क्या रखना है, वॉल्टर स्कॉट का नाम याद रखना है, उनके फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवल का नाम याद रखना है। उसके अलावा उन्होंने 27 नॉवल लिखे हैं इन टोटल, जो कि हिस्टोरिकल नॉवल के अंडर आते हैं। उसके अलावा जॉर्ज एलियट का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, रमोला का। सो ये आपको ध्यान रखना है कि हिस्टोरिकल फिक्शन होता क्या है, क्या ये नॉवेल्स में होता है, क्या ये ड्रामा में भी होता है, दोनों में होता है, राइट। तो इससे हमारा अगर क्वेश्चन आता है तो हम क्लियर कर पाएंगे। मेटाफिक्शन ऑलरेडी जब हम मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न टाइम कर रहे थे तो हमने मेटाफिक्शन डिस्कस किया था, दोबारा करते हैं। मेटाफिक्शन होता है फिक्शन क्या है उसके बारे में जब कोई वर्क हमें बताए कि फिक्शन दैट टॉक्स अबाउट इटसेल्फ, कि वो खुद जो वो वर्क है वो खुद कैसे लिखा गया, जब हमें उसके बारे में जानकारी होती है तो उसको हम कहते हैं मेटाफिक्शन, ठीक है। सो मेटा मीन्स अबाउट, फिक्शन मीन्स फिक्शन। सो फिक्शन के बारे में जब हमें पता चलता है कि अगर सपोज मैंने एक पोएम लिखी, या मैंने एक नॉवल लिखा, या मैंने एक प्ले लिखा, और उस प्ले में मैं इसी तरह से कुछ डायलॉग्स लिख रही हूँ, या नॉवल में इस तरह के चीजें क्रिएट कर रही हूँ, जिससे हम आप लोगों को यानी कि जो रीडर होंगे उनको ये पता चलेगा कि ये नॉवल लिखा कैसे गया, कि इसकी कहानी शुरू से लेके रीडर को इन्वॉल्व करके रखते हैं, और रीडर को ये पता चलता है दैट वो रियल लाइफ नहीं है, वो एक फिक्शनल लाइफ है जिसे वो पढ़ रहा है। सो इसमें मेन फीचर्स क्या होते हैं मेटाफिक्शन के, जनरली कैरेक्टर्स जो हैं डायरेक्टली रीडर से बात कर रहे होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से समझेंगे, पोस्ट मॉडर्न टाइम पे ये बहुत फेमस हुआ था मेटाफिक्शन, बहुत सारे ऑथर्स मेटाफिक्शन लिख रहे थे। मूवीज में, प्लेज में जब आप देख रहे होते हैं कैरेक्टर सीधा आपसे बात करते हैं तो वो भी मेटाफिक्शन होता है। एक चिल्ड्रन बुक है मॉन्स्टर एट द एंड ऑफ दिस बुक, ठीक है। बुक के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि बुक किसके बारे में है, कि इस बुक के एंड में हमें एक मॉन्स्टर मिलने वाला है। सो उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है उसका नाम होता है ग्रोवर। ग्रोवर ही अपनी लाइफ के बारे में हमें बताता है, यानी कि हम पढ़ रहे हैं बट एक तरह से ग्रोवर जो कैरेक्टर है वो इस तरह से लिखा गया है, उस तरह से वो चिल्ड्रन बुक लिखी गई है कि जो ऐसे लगता है कि ग्रोवर इज डूइंग एवरीथिंग, ग्रोवर इज रीडिंग फॉर अस, पढ़ हम ही रहे हैं बट ऐसे लग रहा है ग्रोवर इज रीडिंग एवरीथिंग, एंड वो उस बुक को रीड करके हमें उसकी लाइफ के बारे में बता रहा है। कैसे? जैसे कि वो टाइटल पढ़ता है बुक का, कि इस टाइटल का इस बुक का टाइटल है मॉन्स्टर एट द एंड ऑफ दिस बुक, और फिर वो डर जाता है। तो वो कहता है कि तुम जो भी रीडर हो तुम इस बुक को आगे मत पढ़ना, आगे एक मॉन्स्टर मिलेगा, मेरी जान को पंगा पड़ेगा, तो तुम प्लीज इसको आगे मत पढ़ो। मतलब हम पढ़ भी रहे हैं और वो कैरेक्टर हमसे हमें ही बता रहा है, यानी कि हम यही डायलॉग्स पढ़ रहे हैं जब वो ग्रोवर है ये कह रहा है कि आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे मत पढ़ो, हम यही चीज पढ़ते जा रहे हैं। अरे आगे मत जाओ, पेज मत टर्न करो, प्लीज आगे मत जाओ, आगे मॉन्स्टर मुझे मिलेगा, मुझे मॉन्स्टर से डर लगता है। सो दैट इज मेटाफिक्शन, जहाँ पे वो पूरा कैरेक्टर ही अंदर अंदर हमें सारी कहानी बता रहा है, और हमें पता चलता है कि वो बुक किस तरह से लिखी गई है। और एट द एंड क्या होता है, ग्रोवर को ये चीज पता चलता है कि वो मॉन्स्टर तो वो खुद ही है जिससे वो डर रहा था। लास्ट में उसको पता चलता है कि वो मॉन्स्टर मैं ही हूँ, यानी कि बुक में मैं खुद से ही मिलने वाला था। सो वो एक कॉमेडी हो जाती है, क्योंकि बच्चों की किताब है तो उसमें लास्ट में कॉमेडी को बना देते हैं। सो मेटाफिक्शन का एक और एग्जाम्पल है टेड ह्यूज की थॉट फॉक्स। थॉट फॉक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट पोएम है जिससे काफी बार क्वेश्चन आया है और हमें मिलता भी है, तो मैंने आपको बताया ही था थॉट फॉक्स आपको डिटेल में करनी है। तो ये क्या है, थॉट फॉक्स क्या है, ये एक पोएम लिखने के प्रोसेस के बारे में ही पोएम है, कि ऑथर एक बार बैठता है खाली पेपर लेके डेस्क पे, रात का टाइम है, ब्लैंक पेपर है और उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, तो वो हमें इस पोएम में ही बता रहा है, हमें ये पोएम के अंदर ही पता चल रहा है कि वो बैठा है। अब जब हम इस बात को पढ़ रहे हैं अभी तो हमें ये लग रहा है कि अच्छा ऐसे ऑथर के साथ हुआ, बट ये पोएम ही है, कि स्पीकर जो है वो बैठा है डेस्क के ऊपर ब्लैंक पेपर के साथ, फिर वो सडनली बाहर देखता है,
बाहर उसे जंगल से फोक्स बाहर जंगल से शहर की तरफ आती हुई दिखाई देती है। जैसे जैसे फोक्स मूवमेंट करती है वो उस मूवमेंट को अपनी राइटिंग के साथ कंपेयर करता है। एट द एंड ऑफ द पेज उसे एक पेज प्रिंटेड मिल जाता है, यानी कि पूरी पोयम हो गई। तो हमने भी जब इस चीज को एंड में पढ़ा तब तक हमारी भी पोयम कंप्लीट हो गई। तो इस तरह के जो वर्क्स होते हैं उसको कहते हैं मेटाफिक्शन। ठीक है, सो 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए। नेक्स्ट है मिस्ट्री। मिस्ट्री ऑनर या फिर हम इसको और भी नाम से जानते हैं, हम आगे जानेंगे, डिटेक्टिव और क्राइम नॉवेल्स। इसके बहुत सारे नाम हैं मिस्ट्री ऑनरा के। तो ये एक इस तरह का फिक्शन होता है जिसमें कि डिटेक्टिव्स होते हैं या कोई प्रोफेशनल्स होते हैं जो किसी क्राइम को सॉल्व करते हैं, यानी कि किसी क्राइम सीन की लोकेशन होती है, वहां पे किसी का मर्डर हो गया, किसी का किडनैपिंग हो गई, बेसिकली मर्डर होते हैं इसमें, और वो उस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करता है। जैसे सीआईडी क्या है, एक मिस्ट्री जॉनरा है। इसी तरह से बहुत सारे हैं, सावधान इंडिया है जिसमें कि कोई ना कोई पुलिस इंस्पेक्टर हो सकता है, डिटेक्टिव हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, कोई सीआईडी वाले हो सकते हैं। इट कैन बी एनीबॉडी। बहुत सारे फॉरेन के ऐसे सीरीज बनते हैं, एफबीआई जिसमें होती है, एफबीआई जाती है, सो वहां पे पुलिस का रोल कम होता है। So all those types of novels are known as detective fiction या फिर mystery novels। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें भी आगे बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे कि क्या होता है कि एक जो डिटेक्टिव है उस सपोज एक मर्डर पहले दिखा देते हैं कि एक मर्डर हुआ, फिर एक डिटेक्टिव जाता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, वो घूमता रहता है घूमता रहता है। जैसे अगर आपने सीआईडी का एक सिंगल एपिसोड भी देखा है, वो क्या करते हैं, वो कहीं भी हाथ पैर मारते रहते हैं, दया तुम वहां जाओ, दया तुम वहां जाओ, तुम ये करो, है ना। वो सारे जगह जगह घूमते रहते हैं बट उन्हें कुछ नहीं मिलता। एट लास्ट उनका एक वो साइंटिस्ट होता है, वो कहता है मुझे एक क्लू मिला है ना। वो क्लू मिलते ही उनकी सारी कहानी जो है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन द मिस्ट्री जॉनरा या फिर मिस्ट्री फिक्शन या डिटेक्टिव नॉवेल्स। अब इसमें भी आगे टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं, जैसे कि हु डन इट, यानी कि कोई ऐसे नॉवेल्स जिसमें कि ये सवाल उठता है कि किसने काम किया। तो इसके लिए रीडर्स को क्लू ढूंढने होते हैं, मतलब जो भी इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं रीडर दिमाग लगा रहा होता है। जैसे कि सीआईडी में भी हम होते हैं, अच्छा अच्छा ये दिखाया, ये पक्का मर्डर होगी। या सावधान इंडिया में होता है, अच्छा इसकी माँ मर्डरर होगी, अच्छा इसकी वाइफ होगी। नहीं नहीं, वो दिखाते इस तरह से है कि हमें हर टाइम हमारी सुई घूमती है कि ये जो है कल्प्रिट है। सो हु डन इट जो है एक जॉनरा है जिसके अंडर ऐसे नॉवेल्स आते हैं जिसमें कि एक क्वेश्चन रेज होता है कि किसने ये क्राइम किया। फिर लीगल थ्रिलर। लीगल थ्रिलर में द कैरेक्टर्स आर आइदर लॉयर्स और कॉप्स। तो लीगल थ्रिलर वैसे तो सारे ही लीगल थ्रिलर के अंडर आते हैं जिसमें भी लॉयर्स हैं, कॉप्स हैं। सो अगर आप आजकल निकालोगे नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम पे, तो बहुत सारे ऐसे सीरीज मिलेंगे। मैं भी अभी रिसेंटली देख रही हूँ कॉप्स करके, सॉरी सूट्स करके, एक फॉरेन की वेब सीरीज है, आप भी देख सकते हो। वो भी लीगल थ्रिलर में ही आएगी। उसमें भी वो यही करते हैं, लॉयर्स होते हैं और कैसे वो लड़ते हैं केसेस, कैसे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है इन्वर्टेड डिटेक्टिव, इन विच क्रिमिनल इज रिवील्ड इन द बिगिनिंग, कि शुरू में ही हमें पता चल जाता है, मर्डर सीन होता है और मर्डर वो कर रहा होता है जो भी कैरेक्टर है, और शुरू में ही हमें पता चल जाता है। बाद में उस मर्डर के पीछे की स्टोरी हमें समझ में आती है कैसे। अच्छा उसमें ना सस्पेंस भी होता है, एक तरह का ये सस्पेंस हो जाता है कि जो कैरेक्टर हमने शुरू में चाकू लेके या बंदूक लेके देखा होता है, लास्ट में कई बार होता है कि उसके ऊपर आरोप लगा था, वो एक्चुअल में क्रिमिनल नहीं है। या फिर हमें अगर वो हीरो है, अगर वो प्रोटैगनिस्ट है जिसने मर्डर किया है, तो लास्ट में हमें पता चलता है दैट द पर्सन हु इज डेड वाज अ काइंड ऑफ विलन, एंड जिसने उसकी जिंदगी हेल बना रखी थी, तो उसने उसको इसलिए मर्डर किया बट स्टिल उसे सजा दिखाई जाती है देते हुए। सो ये है इन्वर्टेड डिटेक्टिव स्टोरीज। फर्स्ट डिटेक्टिव स्टोरी जो लिखी थी सबसे पहले एडगर एलन पो ने लिखी थी। वो कौन सी स्टोरी है, मर्डर इन रू मोर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इसकी समरी मैंने आपको दी हुई है, पढ़नी है क्योंकि इससे क्वेश्चन मिलते हैं। सो फर्स्ट डिटेक्टिव स्टोरीज को माना जाता है जिसमें कि 2 विमेन हैं
उनका मर्डर हो जाता है और पुलिस के लिए सॉल्व करना मुश्किल होता है, तो वहां पे एक डिटेक्टिव आता है ड्यूपिन करके, वो इस सारी मिस्ट्री को सॉल्व करता है कि किसने मर्डर किया। वो छोटे छोटे सैंपल्स कलेक्ट करते हुए दिखाते हैं, वहां उसे कुछ बाल मिलते हैं, फिर वो उनको डिटेक्ट करता है कि ये बाल इंसान के नहीं है, राइट। इस तरह के समरी स्टोरी है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको शायद मजा आएगा, ठीक है। सो इस तरह से जो आर्थर कैनन डॉयल हैं, माना जाता है कि इन्होंने डिटेक्टिव फिक्शन को पॉपुलर किया था। इंडिया में कौन सा है, कौन सा डिटेक्टिव फिक्शन चलता है जो सबसे फेमस है? ब्योमकेश बख्शी, है ना। सो इंग्लैंड में आर्थर कैनन डॉयल हैं जिन्होंने विक्टोरियन एज में शर्लॉक होम्स के नाम से एक कैरेक्टर को क्रिएट किया था, जो कि एक बहुत फेमस डिटेक्टिव है। आर्थर कैनन डॉयल खुद एक ऐसी फील्ड से नहीं थे, वो खुद एक डॉक्टर थे, बट उनको इन सारी तरह की चीजों में बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने शर्लॉक होम्स का कैरेक्टर बनाया जिसमें उन्होंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास और एक लॉन्ग कोट, एक लॉन्ग हैट, ऐसा एक डिटेक्टिव का एक ड्रेसअप बनाया जो कि आज तक भी हम फॉलो करते हैं। आज भी अगर हम सीरीज में, सीरियल्स में डिटेक्टिव्स को देखते हैं तो जनरली एक चश्मा उनके पास होता है, एक लेंस उनके पास होता है। जैसे कि शाहरुख खान की भी एक मूवी है, वो लोग डिटेक्टिव्स हैं, है ना, कॉमेडी है उसमें। आई डोंट नो द नेम ऑफ द मूवी, मैं नेम्स में बहुत बुरी हूँ। सो इसी तरह से आर्थर कैनन डॉयल का नाम पूछा जाता है। शर्लॉक होम्स के ऊपर आज भी बहुत सारी वेब सीरीज बनती हैं और बहुत सारी लड़कियां उसे बहुत पसंद करती हैं। मैंने देखा है, मेरी फ्रेंड थी, वो एक्चुअल में पागल थी शर्लॉक होम्स के पीछे। मुझे लगता था कि ये इसे मतलब ऐसा क्या है इसके अंदर। इसी तरह से बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने इस तरह की मिस्ट्री नॉवेल्स लिखे, जिसमें नाम है विलियम विल्की कॉलिंस का, चार्ल्स डिकेंस का, जिन्होंने डिटेक्टिव फिक्शन से कुछ कुछ चीजें ली और लिखना शुरू किया। आर्थर कैनन डॉयल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिन्होंने 50 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और कुछ नॉवेल्स लिखे हैं, जिसमें मेन हीरो रहता है शर्लॉक होम्स। उसके अलावा मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, ये अगाथा क्रिस्टी सबसे पहली ऑथर हैं, सबसे पहली नॉवलिस्ट हैं पोस्ट मॉडर्न एज की, अगाथा क्रिस्टी। इन्होंने ये वर्क लिखा है जिसमें कि एक अगेन एक डिटेक्टिव की कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट है मैजिक रियलिज्म। मैजिक रियलिज्म का नाम सुनते ही मुझे नाम याद आता है सलमान रश्दी का, मिडनाइट चिल्ड्रन। याद रखो हमेशा, मिडनाइट चिल्ड्रन याद रहेगा तो मैजिक रियलिज्म कभी भूलोगे नहीं। मैजिक रियलिज्म क्या होता है? अमेलगमेशन ऑफ रियलिज्म एंड मैजिक, यानी कि जो चीजें सच में हैं, फिक्शनल हो सकते हैं, फैंटेसी हो सकती है, उसके साथ मैजिक को जोड़ देना, ठीक है। रियल चीजों को या फिक्शनल चीजों को मैजिक के साथ जोड़ देना मैजिक रियलिज्म हो जाता है। फैंटेसी जॉनर भी इसको कहा जाता है, जब प्लॉट में रियल लाइफ के साथ साथ कुछ चीजें हो, जैसे हैरी पॉटर। हैरी पॉटर एक रियल ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग से ही उसका जन्म हुआ है, बट किस तरह से उसके अंदर मैजिक डाल दिया गया है, ठीक है। वो तो खैर बहुत ही ज्यादा मैजिक वाली कहानी है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में भी ऐसा है। और इसके अलावा अगर हम मिडनाइट चिल्ड्रन की बात करें तो हिस्टोरिकल फिक्शन भी हम उसे कह सकते हैं, मैजिक रियलिज्म भी कह सकते हैं, फिक्शनल वो भी कह सकते हैं, वर्क भी। हिस्टोरिकल क्यों कह सकते हैं? क्योंकि 1947 की सेटिंग है, ठीक है। लिखा वो मॉडर्न टाइम पे गया है, बट आज के टाइम पे कंटेम्प्रेरी टाइम पे लिखा गया है, बट उसकी सेटिंग है 1947। उसमें सारे कैरेक्टर्स, इंदिरा गांधी है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं, जो भी उस टाइम पे हो रहा था वो है, बट उसमें क्या करा, कुछ मैजिकल डाल दिया, यानी कि उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसी पावर्स हैं जो एक्चुअल में नहीं हो सकती, बट उनके पास हैं। उनके अंदर टेलीपैथिक पावर है, उनके अंदर इमोशंस को स्मेल करने की पावर है, ठीक है। इसको कहते हैं मैजिक रियलिज्म, जहाँ पे रियल और फैंटेसी को और उसके अंदर मैजिक को मिक्स कर दिया जाए तो मैजिक रियलिज्म बन जाता है। लेटिन अमेरिकन ऑथर हैं जो जिन्होंने इसको पॉपुलर किया था। सबसे पहले ये टर्म बनाई थी फ्रेंज रोह नाम के एक जर्मन आर्ट क्रिटिक ने, और वो मैजिक रियलिज्म को आर्ट की कैटेगरी से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये आर्ट है, पोइट्री में या लिटरेचर में वो बाद में आती है, बट ही बिलीव्स कि ये एक आर्ट की टर्म है जिसको नॉवलिस्ट ने एक तरह से अडॉप्ट किया है। गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज का पॉपुलर वर्क है जो कि बहुत जरूरी है करना, 100 Years of Solitude। ये हमें एक्चुअल में इसकी समरी भी पढ़नी है, मैंने आपको दी हुई है।
जो इस अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए करेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे इसको 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड को, कि ये मल्टीपल जनरेशंस की कहानी है। तो इसमें भी ये चीज हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि कई विमेन हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीज एक्सपीरियंस करती हैं। जैसे एक विमेन को ये चीज एक्सपीरियंस होती है कि पर्सनली उसका रैप्चर हो रहा है और उसकी बॉडी जो है हेवन की तरफ सक हो रही है, लाइक समबडी सकिंग हिज हर बॉडी। इसी तरह से एक और विमेन है जिससे डेथ मिलने आती है, और डेथ कहती है कि जिस दिन तुम ये अपना शॉल बुनना पूरा कर लोगी, उस दिन तुम्हारी डेथ हो जाएगी। सो असल में ऐसी चीजें नहीं होती, बट ऐसी चीजें जहां पे डाल दी जाती हैं तो फिर वो हो जाता है मैजिक रियलिज्म। ठीक है, हैरी पॉटर बिलवेड है, टोनी मॉरिसन का बिलवेड, उसको हम गॉथिक फिक्शन के अंडर भी रखते हैं क्योंकि उसमें बिलवेड का भूत आता है, बट उसको हम मैजिक रियलिज्म में भी रखेंगे क्योंकि वो स्लेव्स की कहानी है, रियल कहानियों के ऊपर बेस्ड है तो फिक्शनल ही, बट कहीं ना कहीं ऐसा कुछ रियलिटी में हो रहा था उस टाइम पे। बट उसके अंदर उसने कुछ मैजिकल चीजें भी डाली हैं, जैसे कि उसके घर में जो बिलवेड की मदर है, उसके घर में जो हरकतें होती हैं, और धीरे धीरे जो है बिलवेड बड़ी होती जाती है, मोटी होती जाती है, और जो उसकी मदर है वो सूखती जाती है। सो इस तरह की चीजें अगर आप बिलवेड पढ़ोगे, मैंने यहाँ पे सारे बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल्स के और पोइट्रीज के एग्जाम्पल्स लिए हैं, ताकि आपने ऑब्वियसली वो पढ़े भी होते हैं और नहीं भी पढ़े होते तो आप उनको पढ़ोगे। सो बिलवेड आपको बहुत जरूरी से करना है। क्वेश्चन इसमें आता है, टोनी मॉरिसन का है, अफ्रीकन लिटरेचर से ये है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से आएगा ये। मेमोयर क्या होते हैं? मेमोयर जो है वो फैक्चुअल होते हैं, यानी कि वो फिक्शनल नहीं होते, वो रियल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं। अभी तक की जो हमने 11 टर्म्स पढ़ी हैं वो सारी फिक्शनल हैं, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं फिक्शन का एक हिस्सा होता है। बिल्डिंग्स रोमन में भी फिक्शन हो सकता है, मिस्ट्री में भी, मेटाफिक्शन में भी, किसी में भी फिक्शन हो सकता है, बट मेमोयर जो होते हैं वो एक्चुअली फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है, और जनरली इसको फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है? आई, ठीक है, आई या वी। तो बेसिकली ये सब ऑनर है ऑटोबायोग्राफी का। ऑटोबायोग्राफी में भी हम अपनी कहानी लिखते हैं, तो हम यही लिखते हैं कि मैं वहां गया, मैंने ऐसा किया, मेरा बचपन ऐसा था, ठीक है, आई, माई, मी, वी, इस तरह के जो है प्रोनाउंस हम यूज करते हैं। तो मेमोयर्स की ये पहचान होती है कि आप एक तो रियल इंसिडेंट्स के ऊपर बेस करते हो। ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर में क्या फर्क होता है? मेमोयर एक पर्टिकुलर स्पेस, एक पर्टिकुलर टाइम की बात करता है, बट ऑटोबायोग्राफी लंबी होती है, लेंथी होती है, ठीक है। और ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है? ऑटोबायोग्राफिकल जहां चाहे कोई छोटी हो चीज, चाहे बड़ी हो, कोई ज्यादा इंसिडेंस हो या कम इंसिडेंस हो, बट वो लिखने वाले की लाइफ से रिलेट करता हो, सो दैट इज ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफी जिसमें कि इंसान ने अपनी कहानी लिखी है, और मेमोयर्स होते हैं जिसमें आप एक पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को उठा के कुछ लिखते हो। सपोज मैं केरला घूमने गई, ठीक है, 4 साल पहले, आज मेरे को वो याद आ रहा है कि हाँ हम ऐसे ऐसे गए थे, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। तो मैं लिखूंगी कि हाँ हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया, या मैं वहां गई तो मुझे ये 10 चीजें अच्छी लगी, ये 4 चीजें अच्छी नहीं लगी। So I'm writing about particular a scene of my life. I'm not writing about whole my life. So ये फर्क होता है मेमोयर एंड ऑटोबायोग्राफी में। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का मूवेबल फीस्ट जो है एक बहुत ही सुंदर मेमोयर है, जो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था, और उसमें उन्होंने पेरिस में रहते हुए जो उनके एक्सपीरियंस थे उसके बारे में बताया है कि मैं जब पेरिस में रहता था, जब मैं बहुत फेमस नहीं था, तो मेरी लाइफ कैसी थी। व्लादिमीर नाबोकोव का भी एक फेमस मेमोयर है, स्पीक मेमोरी, 1951 में पब्लिश हुआ था, जिसे हमें डिटेल में नहीं करना है, हमें सिर्फ नाम ध्यान रखना है। उसके अलावा बहुत सारे मेमोयर्स हैं। पिकारेस्क, पिकारेस्क क्या होता है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एडवेंचर नोवेल, जिसके अंदर एक रफ हीरो होता है, ठीक है, और वो बहुत सारे एडवेंचर्स को एक्सपीरियंस करता है, मतलब कि उसकी लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं। एडवेंचर डजंट मीन कि वो सिर्फ समुद्री यात्रा करता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि एडवेंचर का मतलब है कि समुद्री यात्रा करना। एडवेंचर कैन बी एनीथिंग, लाइफ में भी आपके अप्स एंड डाउन्स है तो वो भी एडवेंचर कंसीडर किया जाता है लिटरेचर में। सो हीरो जो है जनरली लो कास्ट से होता है, लो क्लास से होता है, जो बहुत ज्यादा अमीर नहीं होता, लिमिटेड से पैसे होते हैं, मजदूर क्लास से भी हो सकता है।
और वो अपने आप ही अपना गुजर बसर करता है और अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करता है। करप्ट सोसाइटी के बारे में हमें उससे पता चलता है, यानी कि उसकी लाइफ में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में सोसाइटी है कैसी, क्योंकि सोसाइटी उसकी जीवन को बहुत खराब करती है। जैसे कि डीएच लॉरेंस है, डीएच लॉरेंस के बहुत सारे वर्क्स हैं जिसमें उन्होंने एक लो कास्ट के या लो क्लास के क्योंकि डीएच लॉरेंस की खुद की लाइफ ऐसी थी, तो उन्होंने अपनी लाइफ से इन्फ्लुएंस होके ऐसे इसके अलावा भी बहुत ऐसे वो हैं डीएच लॉरेंस के अलावा। अब जो हीरो है वो खाना होता है, कौन करता है, चिट्ठी होता है, उसको पता है कि कैसे सर्वाइव करना है। जैसे कि हम टॉम की बात करें, टॉम जोन्स है, ऐसे तो उसको बहुत ही अमीर एक इंसान आउटवर्डली अडॉप्ट किया हो, जब वो घर से भाग जाता है वो एडवेंचर करता है, अलग अलग जगह पे जाता है, फिर नॉवल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, वो ट्रिकी है और वो फनी है, बहुत सारे भी रखता है और सोसाइटी की जो चीजें हैं उसको उसके बारे में रिफ्लेक्ट करता है लाइफ के थ्रू। फिर वर्ड हुआ है और इससे मतलब होता है सो क्या होते हैं, रफ एंड टफ हो, बहुत ज्यादा मैनर्स ना हो, बहुत पढ़े लिखे ना हो, तो वो रोग होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इसमें और क्या होता है, जो स्टोरी है वो फर्स्ट पर्सन में नरेट की जाती है। फर्स्ट पर्सन मतलब जैसे ऑटोबायोग्राफी होती है, आई वेंट देयर, आई डिड दिस, देन आई मेट दिस पर्सन, देन आई वाज यू नो वेटिंग फॉर हिम, है ना। सो इस तरह के जब जो पर्सन जिस तरह के प्रोनाउंस जब यूज होते हैं तो वो भी एक पहचान है पिकैरस नोवेल की। इसमें जो है थ्रिलिंग इंसिडेंसेस होते हैं, जो हीरो है वो जगह जगह जाता है, अलग अलग तरह के काम करता है, अलग अलग तरह के एडवेंचर्स करता है, बहुत सारे तरह के डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को मिलता है। कभी उसे बिजनेसमैन मिलते हैं, कभी उसे पॉलिटिशियन मिलते हैं, कभी डॉक्टर्स मिलते हैं। ठीक है, तो उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। और उसके अलावा एक सटायर होती है इसमें, ठीक है, उसमें सोसाइटी के हर तबके के ऊपर एक सटायर की जाती है कि कितना ज्यादा हिपोक्रेसी है हमारी सोसाइटी में, कितना ज्यादा करप्शन है। तो उस जो कैरेक्टर के थ्रू हमें ये पता चलती है। सबसे पहले जो पिकैरस नोवेल या पिकैरस वर्क लिखा था वो थॉमस नैश ने। उस टाइम पे नॉवेल्स नहीं होते थे, ठीक है, हम ये मानते हैं कि नॉवेल नाम की कोई चीज नहीं थी, बट स्टिल प्रोज में लिखा गया था। थॉमस नैश कहाँ से हैं, एलिजाबेथन एज से हैं, 7 यूनिवर्सिटी बिट्स में से एक है। अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर इन द लाइफ ऑफ जैक विल्सन, ये इनका वर्क है जिसमें कि रिमार्केबल विट इन्होंने यूज की है और बहुत ही फेमस हुआ था ये। इसको नॉवेल्स का जन्मदाता भी माना जाता है। माना जाता है कि ये एक तरह से वो है स्टार्टिंग का नॉवल है। ठीक है, उसके अलावा मॉल फ्लैंडर्स है डेनियल डीफो का, जिसमें कि जो मॉल फ्लैंडर्स है वो खुद एक रोग है, ठीक है, ROUGE रोग है, जो कि जगह जगह एडवेंचर करते हुए घूमती है। उसकी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज है और वो भी अपने लाइफ के थ्रू हमें सोसाइटी की हिपोक्रेसी के बारे में बताती है कि जितनी भी बार उसकी शादी हुई उन लड़कों ने उसके साथ कैसा बिहेव किया, बिकॉज देयर वाज नोबडी टू टॉक और स्टैंड फॉर मॉल फ्लैंडर्स। उसकी कोई फैमिली नहीं थी, तो इसीलिए उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स हैं, रुडियर्ड किपलिंग का किम हो गया, मार्क ट्वेन का हकलबरी फिन हो गया। हकलबरी फिन भी एक बचपन से एडवेंचर के लिए निकलता है, फिर वो एक स्लेव को बचाता है। तो उसमें भी दिखाया है कि सोसाइटी कैसी है, एक तरह से कटाक्ष किया है, सटायर किया है। ठीक है, और जो कैरेक्टर है वो अपना स्टेटस बनाने की कोशिश करता है अपनी विट से और सोसाइटी से लड़ने की कोशिश करता है। इस तरह के वर्क्स को कहता है पिकैरस नॉवेल्स। नेक्स्ट है साइंस फिक्शन, नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पे साइंस की बात हो। जनरली एक ऐसा फिक्शन जो एक्चुअल में जो साइंस है उसकी चीजों की हेल्प से लिखा जाता है और ये बताता है वो कि फ्यूचर में साइंस के कारण हमारी लाइफ पे और सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ लोग तो साइंस से बेस्ट चीजें सोचते हैं, कुछ लोग साइंस से वर्स्ट चीजें सोचते हैं। मैक्सिमम जो लोग हैं वो वर्स्ट चीजें सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अगर साइंस ने ग्रो किया तो लाइफ हेल हो जाएगी, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम रोबोट्स
के भरोसे रह जाएंगे, हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी, और भी बहुत कुछ। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात मैंने कह दी, जो हो भी रहा है एक्चुअल में, हमें दिख भी रहा है। कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारी सोसाइटी बनती है। सो इसी तरह के फिक्शन को साइंस फिक्शन कहते हैं, जिसमें कि एडवांस साइंस टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है, टाइम ट्रेवल दिखाया जाता है, स्पेस फ्लाइट्स दिखाई जाती हैं, या फिर हम दूसरे प्लैनेट पे पहुंच गए, या फिर कोई एलियंस हैं जो साइंस में बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं और उन्होंने अर्थ को कंट्रोल कर लिया। इस तरह के जितने भी वर्क्स हैं उनको कहते हैं साइंस फिक्शन। सो सबसे फेमस जो साइंस फिक्शन है वो है टाइम मशीन, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं उसके बारे में भी। सो जूल्स वर्ने जो है उनको साइंस फिक्शन के फादर के रूप में माना जाता है, और उन्होंने 2 वर्क्स लिखे हैं, फ्रॉम द अर्थ टू द मून एंड 2000 लीग्स अंडर द सी। ठीक है, तो ये 2 वर्क्स बहुत फेमस हुए थे। इसी 2 वर्क्स की वजह से इनको जूल्स वर्ने को फादर ऑफ साइंस फिक्शन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए स्टार बनाया है, याद कर लेना। ऐसा माना जाता है कि जूल्स वर्ने से पहले लिखा गया था फ्रैंकेनस्टीन। अब फ्रैंकेनस्टीन में ऐसे तो कोई मशीनें या कुछ नहीं है, बट ऑब्वियसली मैरी शैली ने कोशिश की है ये बताने की कि कैसे साइंस की वजह से फ्रैंकेनस्टीन ने एक मॉन्स्टर को क्रिएट किया, कैसे उसने डेड बॉडीज के अंदर जान डालनी सीखी, जो कि आज तक के साइंटिस्ट के लिए इम्पॉसिबल है। मैरी शैली ने उस टाइम पे ये चीज दिखाई कि कैसे फ्रैंकेनस्टीन ने एक डेड बॉडी में या एक न्यू क्रिएशन की, ठीक है। जनरली ऐसा माना जाता है कि न्यू क्रिएशन सिर्फ गॉड के हाथ में है, ह्यूमन बीइंग कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। हाँ, वो बर्थ वाला प्रोसेस इज अ डिफरेंट थिंग, बट हम मशीनों से, ये केमिकल से नहीं बना सकते। तो ऐसा माना जाता है कि जो फ्रैंकेनस्टीन है वो साइंस फिक्शन का रास्ता तय करने वाला एक वर्क है, ठीक है। और H.G. वेल्स का टाइम मशीन एक फेमस वर्क है, जिसमें उन्होंने हमें 8 लाख बाद, 8 लाख साल बाद क्या होगा, कैसी दुनिया होगी, उसकी एक ग्लिम्स दिखाने की कोशिश की है। सो इट्स अ फिक्शनल थिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा, शायद हो भी जाए, बट ऐसा कुछ है नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। बट ही इज शोइंग कि अगर मेरे पास टाइम मशीन होती, या उस नॉवल में जो टाइम मशीन है उसके थ्रू जो अपने कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ जाते हैं 8 लाख साल बाद, और फिर कैसी दुनिया है इतने सालों बाद, वो उन्होंने दिखाया है। इसके अलावा बहुत सारे साइंस फिक्शन है जो हम ब्रिटिश लिटरेचर में भी पढ़ चुके हैं। रे ब्रैडबरी ने फ़ारेनहाइट 451 लिखा है, वो भी साइंस फिक्शन के अंडर आता है। लास्ट जो वर्क है, जो टर्म है, वो है रोमने क्लेफ, ठीक है। लास्ट जो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ फिक्शन है वो है रोमने क्लेफ। तो ये वर्ड इंग्लिश का नहीं है, इसका मतलब होता है नॉवल विद ए की। ये क्वेश्चन आया था, ये रिपीट भी हो सकता है, तो इसके ऊपर स्टार मार्क कर लो। रोमन ए क्लेफ का मतलब होता है नॉवल विद ए की। अब नॉवल विद ए की मतलब चाबी के साथ एक नॉवल। अब चाबी का मतलब जरूरी नहीं है कि लोहे की बनी हुई चाबी। चाबी का मतलब होता है कि नॉवल के साथ एक ऐसा पेज अटैच किया जाता है जिसमें किसी चीज के आंसर्स होते हैं। आंसर की कहते हैं ना, आंसर की, तो किसी चीज के आंसर होते हैं, किस चीज के आंसर होते हैं। सो रोमन ए क्लेफ बेसिकली इस तरह के नॉवेल्स होते हैं जिसमें कि ऑथर ये चीज एक्सपेक्ट करता है कि जिस कैरेक्टर्स के बारे में वो लिख रहा है, रीडर उनको आइडेंटिफाई करेगा। अब वो कैसे कैरेक्टर लिख रहा है, वो रियल लाइफ से कैरेक्टर्स उठा के उनके नाम चेंज करके सेम फीचर्स दिखाने की कोशिश करता है। और राइटर ये एक्सपेक्ट करता है कि किसी भी रीडर को उसके बारे में पता होगा। सपोज मैं एक नॉवल लिख रही हूँ, ठीक है। अब आज के टाइम पे जो सबसे फेमस राइटर्स हैं इंडिया में वो है चेतन भगत। सपोज मैं चेतन भगत को अपने नॉवल में एज ए कैरेक्टर क्रिएट कर रही हूँ, बट मैं चेतन भगत की जगह उसका नाम कुछ और रख दूँ। सपोज मैं राजू रख दूँ उसका नाम, ठीक है। चेतन भगत की जगह मैं राजू रख दूँ, बट मैं ये सोच रही हूँ कि जब प्रेरणा या सज्जल या आप लोग कोई भी उसका मेरा नॉवल पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये तो चेतन भगत की बात हो रही है, राइट। बट ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर कोई बंदा समझे। तो ऑथर क्या करता है, पहले तो वो इमेजिन करता है इस चीज को कि जो भी रीडर मेरा वर्क पढ़ेगा वो उन पर्सनालिटीज को पहचान जाएगा जिनके बारे में मैंने नाम बदल के लिखा है। बट स्टिल वो लास्ट में एक की ऐड कर देता है, एक पेज पे उन लोगों के रियल नाम जिनके फिक्शनल कैरेक्टर उसने बनाए हैं उनके नाम वो लिख देता है कि ये मैंने चेतन भगत के बारे में लिखा है। इसमें जो ये वाला राजू है वो चेतन भगत है, इसमें जो ये वाला कैरेक्टर है वो ये वाला कैरेक्टर है, राइट। सो जरूरी नहीं है वो ऑथर्स ही हूँ,
हो सकता है वो पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, हो सकता है वो कोई और रिनाउंड पर्सनालिटी, सपोज मैं मोदी जी के बारे में लिखूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में लिखूं और मैं मोदी जी की जगह उसमें कुछ और नाम रख दूं, ठीक है, तो उसमें फीचर्स में ऐसे डालूंगी कि जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि यार ये तो मोदी के ऊपर है। जैसे बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज आती हैं जिसमें कि हमें देखने के बाद समझ में आता है कि अच्छा ये तो फलाने पॉलिटिकल इश्यू के ऊपर बनी हुई है, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं वो बताते, बट स्टिल हमें समझ आ जाता है। जैसे पीछे एक सीरीज आई थी जिसमें कि बिहार का जो चारा घोटाला है उसके ऊपर वो बनी हुई थी, तो ऐसा ही एक घोटाला लालू के टाइम पे, लालू यादव के टाइम पे हुआ था, बहुत बड़ा घोटाला। तो बेसिकली वो उस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ था, ना उसमें लालू का नाम था, ना उसमें किसी और कैरेक्टर का नाम था, उसमें बस हमें स्टोरी से ये पता चला था। अब अगर मुझे नॉलेज थी चारा घोटाला की तो मैं समझ पा रही थी कि हाँ यार ये तो सेम एज इट इज हुआ था रियल लाइफ में। बट अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो लास्ट में वो, कई बार किसी मूवी के लास्ट में दिया होता है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये रियल में ये वाले कैरेक्टर्स हैं, तो उसको कहते हैं रोमन एक्लेस। जैसे कि एल्डोस हक्सले का ये क्वेश्चन में भी आया है, 2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। एल्डोस हक्सले का पॉइंट काउंटर पॉइंट जो वर्क है वो क्या है, कौन सा यॉनर है, उसमें 4 ऑप्शन थे। तो ये है रोमने क्लेफ। क्यों है रोमने क्लेफ? क्योंकि इसमें डीएच लॉरेंस, मिडल्टन, मुरे दोनों का रेफरेंस है, दोनों को एज ए कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किया है, तो ये रोमने क्लेफ है। एक बार क्वेश्चन आया है कि रोमने क्लेफ का मतलब क्या होता है, नॉवल विद ए की, तो 2 बार ऑलरेडी क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन हमें भी मिल सकता है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से थॉमस लव पिकॉक का एक वर्क है नाइटमेयर एबे, जिसमें कि उन्होंने रियल कैरेक्टर्स को, जैसे कॉलरिज, बायरन एंड शैले, रोमांटिक एज के ऑथर्स हैं, पोइट्स हैं, उनको एक कैरेक्टरिस्टिक दी है, उनके कैरेक्टर्स को उसमें डाला है। ठीक है जी। सो ये हो गई हमारे टाइप्स ऑफ फिक्शन की, फिक्शन कितने तरह के हैं, 15 हमने इंपॉर्टेंट वाले कर लिए, उसके अलावा कुछ जो थोड़े बहुत बच गए हैं उनको छोड़ दो, ठीक है। और टाइप ऑफ नरेटर्स मैं जरूर कराना चाहूंगी, क्योंकि टाइप ऑफ नरेटर्स के ऊपर मुझे पहले बहुत बार क्लास में क्वेश्चन आया था, मैंने हल्का हल्का तो आपको एक्सप्लेन किया था कि टाइप ऑफ नरेटर या नरेटर क्या होता है, या फर्स्ट पर्सन नरेटर, सेकंड पर्सन नरेटर, ये सब क्या होता है। So I thought of sharing it with you in detail. So narrative perspective क्या होता है? बेसिकली नैरेटर कौन होता है? जो कहानी सुनाता है। So narrative perspective होता है जब एक ऑथर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी सुनाना चाहता है, बट वो एक नरेटर को बनाता है, एक नरेटर की वॉइस के थ्रू हम ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। दैट इज व्हाट नैरेटिव पर्सपेक्टिव इज। अब नैरेटर जो है, नैरेटिव पर्सपेक्टिव जो है 3 तरह से होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर किसी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन भी नहीं पता तो मैं बता दूं, प्रोनाउन में जैसे नाउन होता है जो किसी का भी नाम, प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह पे यूज हो, ठीक है। सो ऐसे प्रोनाउंस जिसमें हम फर्स्ट पर्सन यानी कि अपनी बात करें, फर्स्ट पर्सन इज आई, सेकंड पर्सन इज यू, थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, दे। तो नरेटर 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक पर्सन में कहानी होती है, या तो कोई खुद कहानी सुना रहा है, या कोई किसी के बारे में कहानी सुना रहा है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट कोई रीडर के साथ बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन नरेटर में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन इज व्हेन द नरेटर इज रेफर टू हिम और हरसेल्फ, जब कोई अपनी खुद की कहानी सुना रहा हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पिकैरेस्क नॉवेल्स होते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स होते हैं, उनमें क्या होता है? फर्स्ट पर्सन यूज किया जाता है, और ये बहुत ही लिमिटेड सा पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि आप बाकी कैरेक्टर्स के मन में क्या चल रहा है, बाकी कैरेक्टर्स क्या चाहते हैं, वो नहीं जान सकते, ठीक है। आप सिर्फ ये कह सकते हो कि मैं उस टाइम ऐसा कर रहा था, मैं उस टाइम वैसा कर रहा था। साथ में हम क्या कहते हैं, शायद वो जो लड़की थी वो ऐसा सोच रही होगी, बट हमें श्योर नहीं पता होता। सो इसके अंदर क्या क्या आता है? देयर आर मैनी वेज एन ऑथर कैन यूज फर्स्ट पर्सन। इंटरनल मोनोलॉग, आप अपनी खुद की बात कर रहे हो। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, आप कभी अपने पास्ट में पहुंच गए, आप देख रहे हो खुद को पास्ट में। या फिर सिंपली फर्स्ट पर्सन नरेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल एफ स्कॉट फिट्जराल्ड का ग्रेट गैट्सबी। बार बार मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया है ग्रेट गैट्सबी का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं।
सो जब ये बुक ओपन होती है तो एक कोटेशन है, ये ओपनिंग लाइंस भी है इनकी, इसलिए भी आपको याद हो जाएगा। इन माई यंगर एंड मोर वल्नरेबल ईयर्स माई फादर गेव मी सम एडवाइस दैट आई हैव बीन टर्निंग ओवर इन माई माइंड। सो इसमें आई, माई, मी, माइन ये वाले प्रोनाउन है, तो ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। अगर कोई ये पूछे कि ओपनिंग लाइन क्या है तो उसका आंसर भी मिल गया। अगर कोई पूछे इसमें कौन सा पर्सन है, नरेटिव कौन सा है, फर्स्ट पर्सन नरेटिव है। नरेटर कौन है? नरेटर है इसमें निक कैरावे। सो गैट्सबी इसका नरेटर नहीं है, निक कैरावे इसका नरेटर है, क्योंकि वो अपने बारे में बता रहा है कि उसके फादर ने एडवाइस उसको दी थी। ठीक है, सो वी आर ओनली लिमिटेड ऑन व्हाट ही शेयर्स। जो भी निक देखता है, जो भी निक सोचता है, हम कहानी को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर निक ये कहता है कि नॉर्थ और साउथ दो तरह से अमेरिका बटा हुआ है ना, वेस्ट एग एंड साउथ एग, मैंने आपको बताया था नॉर्थ एग एंड वेस्ट एग। सो अगर वो कहता है कि अमीर लोग ऐसे होते हैं तो हमें वही पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है। अगर वो कहता है कि गरीब लोग ऐसे होते हैं तो हमें वही पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है। सो नरेटर का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पैक्ट करता है रीडर के ऊपर। ठीक है, तो हरमन मेलविलेज का मूवी डिक जो है वो भी शुरू होता है इस तरह से। ये ओपनिंग लाइंस हैं, कॉल मी इश्मेल। कॉल मी इश्मेल मतलब इश्मेल जो कैरेक्टर है वो उसका नैरेटर है, और वो कहता है मुझे आप इश्मेल के नाम से बुला सकते हैं। रैल्फ एलिसन का इनविजिबल मैन। अच्छा, कॉल मी इश्मेल के अलावा भी जब इश्मेल बच के वापस आता है उस एडवेंचर के बाद, मूवी डिक के जो एडवेंचर होता है उसके बाद, तब भी वो बताता है, तब भी उसके डायलॉग से हमें पता चलता है कि इसमें फर्स्ट पर्सन नैरेटर है। नेक्स्ट है राल्फ एलिसन का इनविजिबल मैन, जिसमें कि रीडर का नाम ही नहीं है, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन में ही बात करता है। आई वेंट देयर, देन आई टुक a basement to live. I thought of leaving this world because this world is harsh. Ralph Ellison का Invisible Man अलग है। ठीक है, there are two Invisible Man, two novels by the same name, तो वो आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पर्सन जो है बहुत कम यूज होता है लिटरेचर में, बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। इसमें जनरली रीडर से डायरेक्टली बातचीत होती है। सेकेंड पर्सन होता है यू, योर, योर्स। ठीक है, सो नैरेटर बात करता है कि ओके यू विल सी नाउ दैट निक कैरावे इज गोइंग अवे, नाउ यू विल सी इट लाइक दैट। सो दिस काइंड ऑफ पर्सन इज यूज्ड रेयरली। थर्ड पर्सन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो पर्सन यूज किया जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू यूज किया जाता है, वो है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? व्हेन नरेटर डज नॉट रेफर्स टू हिम और हरसेल्फ लाइक इन फर्स्ट पर्सन, वो क्या करता है, वो दूसरों की कहानी सुना रहा होता है। और थर्ड पर्सन जो नरेटर होता है वो एक कैमरा की तरह होता है। जैसे एक मूवी है, उसको बनाने के लिए एक कैमरा देखता रहता है हर चीज को, उसी तरह से जो थर्ड पर्सन नरेटर है वो भी हर चीज को ऑब्जर्व कर सकता है। चाहे वो आज लंदन में बैठा है और दूसरा कैरेक्टर अमेरिका में बैठा है, तो उसे लंदन और अमेरिका दोनों की ही कैरेक्टर्स के बारे में पता होता है, राइट। सो थर्ड पर्सन ये होता है, ए पर्सन हु इज नॉट देयर इन द स्टोरी एंड रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। ऐसे लगता है कि वो उस कहानी का कोई पार्ट नहीं है, बट वो हर चीज को दूर से देख के रिकॉर्ड कर रहा है, और वो हर जगह है। ठीक है, ओमनी पोटेंट है, ओमनी पोटेंट नरेटर हम एक बार दोबारा से करेंगे। तो इस तरह का जो नरेटर होता है उसको थर्ड पर्सन नरेटर कहते हैं। जैसे कि जेन ऑस्टन के प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो है वो इस तरह से शुरू होता है। इट इज ए ट्रूथ universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife। तो ये भी किसी ने नॉर्मली ये बात कही है। ठीक है, और इसमें कहीं भी आई, वी, यू हमें दिखाई नहीं देता, इसमें इट है जो कि थर्ड पर्सन है। बायोग्राफिकल जो वर्क्स होते हैं उसमें भी हम थर्ड पर्सन यूज करते हैं। ऑटोबायोग्राफी में फर्स्ट, बायोग्राफी में हम क्या कहते हैं कि he went to the market, then he found that okay his house is empty, somebody stole his property। इस तरह के जब डायलॉग्स होते हैं तो वो थर्ड पर्सन होता है। सो बायोग्राफिकल जो वर्क्स हैं, तो ये क्या करेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से दे सकते हैं कि जो बायोग्राफिकल नॉवेल्स होते हैं या बायोग्राफिकल वर्क्स होते हैं या बायोग्राफीज होती हैं, उसमें कौन सा पर्सन या कौन सा नरेटर यूज किया जाता है, उस टाइम पे दिमाग में नहीं आएगा अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझा नहीं होगा विद एग्जांपल्स, राइट।
सो नेक्स्ट है ओमनीशिएंट नरेटर। ओमनीशिएंट कौन है? गॉड इज नोन एज ओमनीशिएंट, राइट। माना जाता है कि भगवान को सब कुछ दिखता है, चाहे आप अंधेरे कमरे में हो, चाहे आप किसी चीज में बंद हो, चाहे आपके आसपास कोई ना हो। इट इज बिलीव दैट गॉड कैन सी एवरीथिंग। सो ओमनीशिएंट नरेटर क्या होता है? थर्ड पर्सन नरेटर होता है, उसको ओमनीशिएंट नरेटर भी कहते हैं, कि जो हर जगह है, जो हर किसी के मन की बात सुन सकता है, जो हर किसी कैरेक्टर की लाइफ में क्या चल रहा है। एक टाइम वो अभी हीरो के साथ है, वो हीरोइन के साथ भी है, वो विलन के साथ भी है। सो ही नोज एवरीथिंग। सो ऐसा नरेटर जो हर पॉइंट ऑफ व्यू को जाने, उसको कहते हैं ओमनीशिएंट नरेटर। ज्यादातर जो नॉवलिस्ट हैं लाइक चार्ल्स डिकेंस, जेन ऑस्टन, इन्होंने ओमनीशिएंट नरेटर को यूज किया। वैसे भी थर्ड पर्सन नरेटर जो है वो ओमनीशिएंट नरेटर ही होता है। तो मोस्टली लिटरेचर में थर्ड पर्सन नरेटर यूज किया जाता है। सो परसुएशन का यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। लिमिटेड नरेटर क्या होता है? लिमिटेड नरेटर होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन नरेटर को भी लिमिटेड नरेटर कह देते हैं, क्योंकि वो ओमनीशिएंट नरेटर की तरह सब कुछ नहीं जानता। उसको बस अपने आसपास के लोगों के बारे में ही जो चीजें पता होती हैं वही पता होती है। उसको ये नहीं पता कि बाकी के कैरेक्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो होता है फर्स्ट पर्सन नरेटर, नरेटिव, ठीक है, या नरेटर। बट ओमनीशिएंट क्या होता है? थर्ड पर्सन की तरह। अनरिलायबल नरेटर, अब ये कुछ नया है। अनरिलायबल नरेटर कौन होता है? जिसकी नरेशन के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। यानी कि कोई नॉवल शुरू हुआ, उसके नरेटर ने हमें बताया कि जो हीरो है वो अनाथ है, ठीक है। अब हमने इस चीज को मान लिया, बट लेटर ऑन वील गेट टू नो कि हीरो अनाथ नहीं है, उसके फुल फ्लेजेड माता पिता हैं, उसकी फैमिली है, ठीक है। बट अनरिलायबल नरेटर लगाने की जरूरत क्या होती है? अनरिलायबल नरेटर इसलिए लगाया जाता है, कई बार नॉवल की डिमांड होती है। जैसे अगर हम बात करें मॉल फ्लैंडर्स की, सो मॉल फ्लैंडर्स क्या है? अनरिलायबल, जिसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। अब मॉल फ्लैंडर्स क्या है? वो रीडर्स को अपने बारे में ये बताती है कि मैं एक बहुत ही खतरनाक डाकू हूँ, और मैं एक कॉन मैन हूँ, कॉन विमेन हूँ, मैं लोगों को लूट सकती हूँ। बट at the middle of the story, in the middle of the story we get to know that she is good at her hurt. वो जो सब बोल रही थी वो झूठ बोल रही थी। वो क्यों झूठ बोल रही थी? बिकॉज उसके कैरेक्टर को वो सूट करता है। सो समटाइम्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट सच नरेटर्स जहां पे हमें कहानी इस तरह की होती है कि हमें एक झूठा कैरेक्टर क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि कैचर इन द राई का जो नरेटर है वो खुद ही एडमिट करता है कि आपने मेरे जैसा झूठा इंसान कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा। अच्छा, एक और फीचर होता है अनरिलायबल नरेटर के अंदर, कि उनके ऊपर ना हम विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इस तरह के नरेटर होते हैं जो जज करते हैं। सपोज हमारी गली में आंटियां होती हैं, वो जज करती हैं हमेशा कि अच्छा ये यहाँ जा रही है, ये वहां जा रही है। इस तरह से वो भी अपनी इमेच्योरिटी की वजह से, अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से इस दुनिया को जज करते हैं, और वही जजमेंट वो हमें नॉवल में हमें कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं। बट लेटर ऑन वी गॉट टू नो कि ऐसा नहीं है। जैसे आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी जिसमें ओपनिंग में ही कोई हीरो के बारे में ये बताता है कि ये बहुत ही मीन इंसान है, ये बहुत ही मतलबी इंसान है, और ये सिर्फ अपने लिए जीता है। तो हमें शुरू में समझ ही नहीं आता कि ये एक्चुअल में प्रोटैगनिस्ट है या ये नरेटर वो है, हीरो है, क्योंकि हमें किसी ने मिसगाइड कर दिया। बट लेटर ऑन स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज रिवील्ड कि जिस इंसान के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कही हुई थी, वो तो एक्चुअल में देखता है, वो गरीबों के लिए काम करता है, राइट। जैसे कई बार ये होता है कि किसी हीरो को हम डाकू के भेष में देखते हैं इनिशियली, बट बाद में हमें पता चलता है कि वो एक्चुअल में डाकू नहीं है, वो तो पुलिस वाला है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो दिस अनरिलायबल नरेटिव। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव नरेटिव। ऑब्जेक्टिव नरेटर क्या होता है? वो बिल्कुल ही अपोजिट होता है अनरिलायबल के। ऑब्जेक्टिव नरेटर क्या करता है? वो हर चीज को अनबायस्ड होके देखता है। अगर स्टोरी में कुछ भी हो रहा है वो उसको एज इट इज बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सपोज एक हिल वो है, एक शॉर्ट स्टोरी हम देखें हिल्स लाइक व्हाइट एलिफेंट, वहां पे एक नरेटर है, वो कह रहा है कि
ऐसे करके एक ट्रेन है, ट्रेन मतलब रेलवे स्टेशन है, वहां पे एक मैन एंड एक विमेन खड़े हैं और वो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। उनके बीच में थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन वो बता रहा है, बट हमें वो ये नहीं बता रहा कि ये मैन और विमेन के हेड में क्या चल रहा है। तो वो हो जाता है कौन सा नरेटर, ऑब्जेक्टिव नरेटर, यानी कि वो अनबाइस्ड है। वो उनकी वेशभूषा से या उनके रहने खड़े होने के स्टाइल से हमें कुछ नहीं बता रहा। वो वेट करता है कि कल जब कुछ, यानी कि आगे की स्टोरी में जो भी कुछ होगा, रीडर अपने आप पता चला देगा कि ये जो मैन और वुमेन है वो कौन है, वो क्यों ऐसे खड़े हैं। कई बार ऐसे होता है ना, स्टोरी में कुछ ऐसा चल रहा होता है, हमें कुछ कैरेक्टर्स दिखते हैं और हम ना क्यूरियस होते हैं, यार बता तो दो ये कौन है, कैसे पता चलेगा। हम वेट करते हैं कि कुछ तो होगा जिससे हमें ये सीन आया तो इस हीरो से इसका क्या लिंक है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो नरेटर होते हैं उनको कहते हैं ऑब्जेक्टिव नरेटर, जो कहानी इस तरह से बता रहे होते हैं जिसमें कि उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू शामिल नहीं होता। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट नरेटर्स। इसको रिवाइज करना, अगर कहीं पे भी कोई डाउट आए तो मुझे पूछ लेना।